वेलकम टू द इंग्लिश आवर। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश आवर पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। आज के इस करंट अफेयर्स में हम 16 जुलाई का करंट अफेयर्स बहुत डिटेल में करने वाले हैं। ये करंट अफेयर्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी रिसेंटली आपने यूरो और कोपा अमेरिका का रिजल्ट देखा हुआ है। इसके अलावा नेपाल में भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चेंज हुए हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आज के ही करंट अफेयर्स में हम देखेंगे। तो स्ट्रेट अवे चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। स्ट्रेट अवे चलते हैं। 16 जुलाई का करंट अफेयर्स हम डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहली ही न्यूज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। केपी शर्मा ओली टेक्स ओथ एज नेपाल्स प्राइम मिनिस्टर फॉर 4th टाइम। यानी केपी शर्मा ओली जो हैं वो चौथी बार नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इसके साथ ये भी माना जाता है कि जो केपी शर्मा ओली हैं उनका झुकाव चाइना की तरफ ज्यादा है, या ये प्रो चाइनीज हैं रादर देन इंडिया। प्रो इंडिया नहीं है, प्रो चाइनीज ज्यादा है। तो जब भी पड़ोसी देश में कोई हलचल होती है तो उसका असर हमारे इंडिया में जरूर आता है। इसलिए हम बहुत करीब से इस बात को देखते हैं कि पड़ोसी देशों में जो सत्ता परिवर्तन है वो किस तरीके से चल रही है। तो क्या कहता है, केपी शर्मा ओली ऑन 15 जुलाई वाज स्वर्न इन एज नेपाल्स प्राइम मिनिस्टर फॉर द 4th टाइम। चौथी बार केपी शर्मा ओली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने। द लीडर ऑफ नेपाल्स लार्जेस्ट कम्युनिस्ट पार्टी वाज अपॉइंटेड नेपाल्स प्राइम मिनिस्टर ऑन 14 जुलाई 1524 बाई प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल टू लीड अ न्यू कोलिशन गवर्नमेंट। यानी जो नेपाल का सबसे बड़ा कम्युनिस्ट पार्टी है वहां से के अध्यक्ष, जो वहां के चीफ है, उस पार्टी के चीफ हैं, उन्हीं का नाम केपी शर्मा ओली है। और नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उनको नॉमिनेट किया प्रधानमंत्री पद के लिए। तो ये एक आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट। अब जो हम डिटेल देख लेते हैं कि केपी शर्मा ओली या नेपाल की संसद कैसे चलती है, इस बारे में देख लेते हैं। So KP Sharma Oli will lead a coalition government after the fall of the previous government led by पुष्प कमल दहल प्रचंड। यानी पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार थी और उसमें समर्थन था केपी शर्मा ओली का। अब जब उन्होंने विड्रॉ कर लिया तो केपी शर्मा ओली की सरकार बन गई हुई है। लेकिन इसको भी पुष्प कमल दहल प्रचंड ने सपोर्ट किया हुआ है, आउटसाइड सपोर्ट दिया हुआ है। तो पुष्प कमल दहल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मॉइस सेंटर फॉर्म्ड अ कोलिशन गवर्नमेंट विद केपी शर्मा ओली लेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट आफ्टर द पार्लियामेंट्री इलेक्शन हेल्ड इन 2022। इन 2022 में पुष्प कमल दहल प्रचंड को समर्थन दिया था केपी शर्मा ओली ने और पुष्प कमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री बने थे। इसका रिवर्स हो गया 2024 में और पुष्प कमल दहल प्रचंड हट गए और केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बन गए और पुष्प कमल दहल प्रचंड ने उनको आउटसाइड सपोर्ट दे दिया। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन, a new government has to seek a vote of confidence from the lower house of the Nepalese parliament within 30 days of the being sworn। यानी 30 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनको बहुमत प्रूफ करना होगा जो नेपाल का लोअर हाउस है। जैसे हमारे इंडिया में लोअर हाउस लोकसभा है, अपर हाउस राज्यसभा है, बट मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, लोअर सभा होता है जहां पर आपको अपना बहुमत प्रूफ करना होता है, मेजोरिटी प्रूफ करनी होती है। सेम चीज यहां भी है, वहां भी लोअर हाउस है, अपर हाउस है, और यहां पर लोअर हाउस में जो वहां के अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, उनको अपना बहुमत यानी मेजोरिटी प्रूफ करनी होगी। आगे ये क्या कहता है, दिस इज द 4th टाइम दैट केपी शर्मा ओली हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। ये चौथी बार है जब वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ही फर्स्ट बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन अक्टूबर 2015, 2015 में थे और 2016 तक प्राइम मिनिस्टर में रहे। हिज सेकेंड टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर वॉज फ्रॉम Feb 2018 टू May 21, लगभग 3 साल के लिए। एंड हिज थर्ड फॉर्म वॉज May 21 टू July 21। यानी बार बार आप देख रहे हो कि नेपाल की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है या पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं वो फुल मेजोरिटी किसी को नहीं दे रही है। इस वजह से अक्सर प्रधानमंत्री वहां पर चेंज हो रहे हैं। अब नेपाल की पार्लियामेंट के बारे में जान लेते हैं। नेपाल बिकेम अ रिपब्लिक इन अप्रैल 2008 विद द एबोलिशन ऑफ द मोनार्की। यानी 2008 में नेपाल में मोनार्की का एबोलिशन हुआ और ये एक गणतंत्र के तौर पर बन गया। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज promulgated in 2015 making Nepal a secular federal country। यानी इसके पहले ये हिंदू राष्ट्र था, बाद में उसको एक सेकुलर और फेडरल कंट्री बना दिया 2015 में। अर्लियर नेपाल वाज अ हिंदू कंट्री। नेपाल इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड इट्स पार्लियामेंट इज कॉल्ड संघीय संसद और फेडरल पार्लियामेंट। यहाँ का जो संसद है, जैसे हम लोकतंत्र या संसद कहते हैं, तो यहाँ का जो पार्लियामेंट है उसको हम संघीय संसद और फेडरल पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। नेपाल के संसद को संघीय संसद के नाम से जानते हैं। द संघीय संसद इज बाई कैमरल। जो संघीय संसद है वो बाई कैमरल है, यानी डुअल नेचर में है।
अपर हाउस भी है और लोअर हाउस भी है, विद द राष्ट्रीय सभा और नेशनल असेंबली बीइंग द अपर हाउस। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है वैसे यहाँ राष्ट्रीय सभा है, ये अपर हाउस है। एंड प्रतिनिधि सभा यानी जो लोकसभा है इंडिया में, और द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बीइंग द लोअर हाउस। तो लोअर हाउस क्या हो गया, प्रतिनिधि सभा हो गया, और संघीय सभा क्या हो गया, अपर हाउस हो गया। The 59 member of राष्ट्रीय सभा is indirectly elected for a term of 6 years, यानी 6 साल के लिए 59 जो मेंबर होते हैं जो इनका राष्ट्रीय सभा है, जो कि यहाँ के राज्यसभा के साथ आप कंपेयर कर सकते हो, 6 साल के लिए चुने जाते हैं। और जो इनका प्रतिनिधि सभा है जिसमें 275 मेंबर हैं ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ 5-year टर्म, और इसका 5 साल के लिए, जैसे लोकसभा में 5 साल के लिए चुने जाते हैं, वैसे ही इनका प्रतिनिधि सभा में जिसमें 275 मेंबर हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। आप सबको पता होगा कि नेपाल का कैपिटल काठमांडू है। एक बार इसके मैप के ऊपर नजर हम दौड़ा देते हैं। नेपाल का जब आप मैप देख रहे हो तो जो सबसे लार्जेस्ट ये अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है वो किसके साथ शेयर कर रहा है, इंडिया के साथ शेयर कर रहा है। यहाँ से उत्तराखंड से होते हुए, उत्तर प्रदेश से आप देखो होते हुए फिर बिहार से होते हुए, और बाद में सिक्किम से ये अपना बॉर्डर टच करता है, और इस तरफ ये नेपाल से बॉर्डर अपना टच करता है, थोड़ा सा भूटान से, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा भूटान से भी टच करता है। सो सिंस ये अपना बॉर्डर अलग अलग इंडिया के अलग अलग स्टेट से ये टच करता है, इसलिए इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंडिया, चाइना और नेपाल के बीच में एक कॉम्बिनेशन बना है। नेपाल शुरू से ही बहुत अच्छा देश था, जहाँ अभी भी ना उनके लिए और ना हमारे लिए किसी तरह का पासपोर्ट की जरूरत होती है। आप यहाँ से और समझेंगे, यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये गैंगटोक से कन्वर्ट होता हुआ ब्रह्मपुत्र नदी जा रही है, और इस तरीके से ये नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है और इन स्टेट के साथ ये कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। तो नेपाल में कोई भी पॉलिटिकल टर्मोइल अगर आता है या कोई इंस्टेबिलिटी होती है तो उसका असर इंडिया के ऊपर पड़ता है, जो सुरक्षा व्यवस्था उसके ऊपर पड़ता है। इसलिए हम बहुत बारीकी से इस न्यूज़ को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो इस बारे में। इंडिया टू होस्ट फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट इन गोवा, यानी पहला ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट जो होता है वो गोवा में होने वाला है। आपको पता होगा कि बॉलीवुड पूरे दुनिया में, या भारत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मूवीज़ प्रोड्यूस करता है। India will host the first World Audio Visual Entertainment Summit Waves in Goa from 2024 नवंबर 2024, यानी 20 नवंबर से 24 नवंबर तक इंडिया जो है वो होस्ट करेगा वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। दिस वाज अनाउंस्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी वैष्णव, अ कर्टन रेजर इवेंट इन न्यू दिल्ली, यानी न्यू दिल्ली में जो मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, उन्होंने ये अपडेट दिया कि वेव्स यानी जैसे कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट पहला गोवा में होगा 20 से 24 नवंबर के बीच में। गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत एंड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डॉक्टर एल मुरुगन वर आल्सो प्रेजेंट एट द ओकेजन, यानी अश्विनी वैष्णव जी के अलावा यहाँ पर प्रमोद सावंत और एल मुरुगन भी प्रेजेंट थे, जो कि स्टेट मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के। द फर्स्ट ऑडियो एंड विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स विल बी हेल्ड अलॉन्ग साइड द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, यानी इसके साथ साथ 55वां जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है वो भी यहाँ पर होगा। आगे बढ़ते हैं। The 55th International Film Festival of India will be held in Goa from 20 to 28 नवंबर, यानी 20 से 28 नवंबर के बीच में। IFFI की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, वेव्स की बात नहीं कर रहे हैं, यानी 55वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जिसको IFFI कहते हैं वो 20 से 28 नवंबर के बीच में होगा। वो जो वेव्स है वो 20 से 24 नवंबर के बीच में है। द 55th IFFI is being organized by the National Film Development Corporation of India NFDC in collaboration with the state government of Goa and the Indian film industry, यानी गोवा की जो गवर्नमेंट है उसके साथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के साथ जो NFDC है, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये तीनों लोग मिल करके यहाँ पर जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। The NFDC comes under the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. So जो NFDC है, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसके, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसके अंडर आता है। द फर्स्ट IFFI वॉज हेल्ड इन 1952, यानी 1952 में पहली बार IFFI इंडिया में हुआ था, हैज बीन हेल्ड एनुअली सिंस 1975, और 1975 के बाद हर साल में एक बार ये होता है। इन 2014 गोवा वॉज मेड द परमानेंट वेन्यू ऑफ द IFFI, यानी 2014 में गोवा को परमानेंट वेन्यू दे दिया गया IFFI होल्ड करने के लिए। इंडिया हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड, यानी इंडिया के पास ये डिस्टिंक्शन है, ये एक आप कह सकते हो कि एक लैंडमार्क है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मूवी अगर कहीं बनती है तो वो इंडिया में बनती है। आगे बढ़ते हैं।
इंडियन सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन बैक्स गोल्ड मेडल इन द इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप्स। ये हम जानते हैं काफ़ी फेमस है सैंड आर्टिस्ट के तौर पर। सुदर्शन को कौन नहीं जानता है, और काफ़ी नाम रोशन किया है इन्होंने इंडिया में। सो ऑन जुलाई 12 एट एन इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप हेल्ड इन मॉस्को, रशिया, renowned sand artist सुदर्शन पटनायक was awarded the Golden Sand Master Award, और उनको गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड दिया गया था, जो कि इवेंट जुलाई 12 को रशिया में हुआ था। द इवेंट इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप वॉज ऑर्गेनाइज्ड जुलाई 4 to 12, यानी जुलाई 4 से जुलाई 12 के बीच में ये जो सैंड चैंपियनशिप है ये रशिया मॉस्को में ऑर्गेनाइज हुई थी। सेंट पीटर्सबर्ग एट द आइकॉनिक पीटर एंड पॉल फोर्ट्रेस, कहाँ पर हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग एट द आइकॉनिक पीटर एंड पॉल फोर्ट्रेस में ये इवेंट हुआ था। द वर्ल्ड्स 21st मास्टर स्कल्पटर्स पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट, यानी दुनिया के 21 मास्टर स्कल्पटर्स ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। सुदर्शन पटनायक, born on 15 April 1977, is an Indian sand artist from पुरी, उड़ीसा। ये पुरी, उड़ीसा से सुदर्शन पटनायक, जो कि 15 अप्रैल 1970 को पैदा हुए हैं, एक बड़े फेमस सैंड आर्टिस्ट हैं। इन 2014 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विद द पद्मश्री, यानी 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको पद्मश्री से नवाजा। इंडिया इज 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि इंडिया का 4था हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उसके बाद भारत रत्न, ये ऑर्डर होता है जो हम सिविलियन ऑर्डर की बात करते हैं, अवार्ड की बात करते हैं। फॉर हिज सी शो सैंड आर्ट, ही गॉट पीपल्स चॉइस अवार्ड एट सैंड स्कल्पटिंग वर्ल्ड कप 2014 एट अटलांटिक सिटी यूएस, और अटलांटिक सिटी यूएस में 2014 में उन्होंने पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता हुआ था। फर्स्ट इंडियन, ही यानी सुदर्शन पटनायक बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द इटालियन सैंड अवार्ड इन 2019। 2019 में इटालियन सैंड अवार्ड जीता था एट द इंटरनेशनल स्कोरानो सैंड नेटिविटी इवेंट हेल्ड इन लीसी, इटली फ्रॉम 13 to 17 नवंबर, यानी इटली में भी 13-17 नवंबर के बीच में उन्होंने अवार्ड जीता हुआ है। खैर, सुदर्शन पटनायक का बड़ा नाम है, हम सब उनके लिए जानते हैं, हम सब उनको अच्छे से जानते हैं सैंड आर्टिस्ट के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोजेस अमेंडमेंट इन लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज रूल, यानी इसमें क्या होगा कि जो भी कोई सामान जिसका वेट 25 किलो से ज़्यादा है, पहले उसमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी, अब उसमें इन्फॉर्मेशन कंप्लीट और डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी, जहां पर हर एक चीज़ का डिटेल्स उसमें गिवन होगा, जिससे आप उसको चेक कर पाएँ। The Consumer Affairs Ministry wants to change the legal metrology packaged commodities rules 2011. क्या है ये देखेंगे। The goal of the change is to require that important information about pre-packaged goods sold in stores that are bigger than 25 kilograms or 25 liters be made public. यानी जो भी डिटेल्स हैं उस फूड की, उस आइटम की, वो यूजुअली पहले जो नहीं होती थी, उस 25 किलो के पैक पर दी जाएंगी, जिससे लोग बाग जब अपना सामान खरीदें तो उनको बेटर चॉइस कर पाएँ। The goal of this move is to get rid of the current exemption for bulk packages and give customers more information. यानी bulk packages में हम कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, इसका पैकेज पर्पस यही है। At the moment, important information like the maximum retail price (MRP), best before date, manufacturer information, and country of origin are not needed on bulk package things that are meant to be sold. यानी क्या क्या नहीं जरूरत होती है इन चीज़ों पर? तो आपका मैन्युफैक्चर इन्फॉर्मेशन, कंट्री ऑफ ओरिजिन, इन चीज़ों पर ज़रूरत नहीं होती, इसलिए अब इनको देने का प्रावधान बनाया गया है। द न्यू प्लान सपोर्ट्स पुटिंग दिस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन ऑल प्री पैकेज्ड गुड्स मेंट फॉर रिटेल, नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल दे आर। कितने भी बड़े छोटे हों, इसका मतलब नहीं है आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो देनी ही है। आगे बढ़ते हैं। अर्जेंटीना विंस रिकॉर्ड 16th कोपा अमेरिका टाइटल, बीट्स कोलंबिया 1-0 आफ्टर लॉटेरो मार्टिनेज एक्स्ट्रा टाइम गोल, यानी लॉटेरो मार्टिनेज के एक्स्ट्रा टाइम गोल के बाद अर्जेंटीना ने जो कोपा अमेरिका है वो जीत लिया। 16th जो कोपा अमेरिका था वो जीत लिया। Argentina won their 16th Copa America football title by defeating Colombia 1-0 in the final of the 48th edition of the Copa America. जो 48वां कोपा अमेरिका हो रहा है उसमें अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1-0 से हरा करके 16वीं बार कोपा अमेरिका जीत लिया हुआ है। Played at the Hard Rock Stadium in Miami, US of America on 15 जुलाई 2024. इंडियन टाइम के हिसाब से 15 जुलाई 2024 को जो मियामी यूएस में कोपा अमेरिका हुआ है उसमें अर्जेंटीना ने 16वीं बार ये जीत लिया हुआ है। हराया किसको? हराया है उन्होंने कोलंबिया को 1-0 से। आगे बढ़ते हैं, कुछ डिटेल देखते हैं। इट वाज द सेकंड टाइम इन 108 इयर्स ऑफ हिस्ट्री दैट द कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट वाज हेल्ड आउटसाइड साउथ अमेरिका, यानी 108 सालों के इतिहास में दूसरी बार सिर्फ ऐसा हुआ है कि कोपा अमेरिका आउटसाइड अमेरिका खेला गया है। बोथ द टाइम्स इट वाज होस्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन 2016 एंड 2024, यानी 2016 में और 2024 में ये इवेंट इसके पहले हुआ था।
और दोनों बार यूएस में 2016 हुआ, 2024 उसी साल की बात है जब ये यूएस में हुआ था। इसके पहले हर बार या इन दोनों सालों को छोड़ करके 48वें संस्करण के बाद हर बार ये जो इवेंट है ये हमेशा साउथ अमेरिकन कंट्रीज में ही होता है। The 48th edition of Copa America was hosted by the United States of America from 21 जून to 15 जुलाई 2024, यानी 21 जून से लेकर के 15 जुलाई 2024 तक ये इवेंट हुआ था। एंड 16 कंट्रीज मेंस फुटबॉल टीम्स पार्टिसिपेटेड इन इट, यानी 16 देशों के फुटबॉल टीम ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन द कोपा अमेरिका कौन है देख लेते हैं। Argentina is the most successful team in the history of the Copa America tournament, having won it 16 times. यानी अर्जेंटीना ने 16 बार कोपा अमेरिका जीता हुआ है और हाईएस्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड उसी के पास है, अर्जेंटीना के पास। उरुग्वे सेकेंड मोस्ट सक्सेसफुल टीम है जिसके पास ये टाइटल 15 बार है। ब्राजील हैज वन द टूर्नामेंट 14 टाइम्स और ब्राजील ने 14 बार जीता हुआ है। तो इन्हें 16, 15, 14 तो टोटल 48 संस्करण हुए हैं, जिसमें से 3 का डिटेल आपके पास आ गया। अब कोपा अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। द कोपा अमेरिका इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट, यानी दुनिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट अगर कोई है तो वह है कोपा अमेरिका। कोपा अमेरिका इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट टूर्नामेंट फुटबॉल टूर्नामेंट विच वाज स्टार्टेड बाय कॉनमेबॉल, साउथ अमेरिकन फुटबॉल गवर्निंग बॉडी इन 1916। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी कोपा अमेरिका की। इट वॉज हेल्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द 100th ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ अर्जेंटीना, यानी अर्जेंटीना के 100 सालों की आज़ादी के अवसर पर इसका शुरुआत हुआ था। इन द इनॉग्रल टूर्नामेंट वॉज वन बाय उरुग्वे बीटिंग द होस्ट अर्जेंटीना इन द फाइनल, और इनॉग्रल इवेंट में उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हरा करके इसका खिताब लिया था। Copa America started as a continental level football tournament for South American countries, but later on the other countries were also invited to play the tournament. सबसे पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये एक कॉन्टिनेंटल लेवल पर शुरुआत हुई थी, बाद में इसमें और देश जुड़ते चले गए। अदर कंट्रीज वर ऑल्सो इन्वाइटेड टू प्ले इन द टूर्नामेंट की जो सर्टन कॉन्टिनेंट है, यानी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की टीम के लिए थी, बाद में बाहर के देशों को बुलाया गया। एट प्रेजेंट ऑल द कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड द कैरिबियन कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द टूर्नामेंट। अब जो पूरा अमेरिका है, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका या जितने भी अमेरिकन कॉन्टिनेंट हैं या कैरिबियन कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। द फर्स्ट कंट्रीज आउटसाइड साउथ अमेरिका टू बी इन्वाइटेड वर मैक्सिको एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बाहर जो कंट्री को इन्वाइट की गई उसमें मैक्सिको और अमेरिका इन्वाइट किया गया। मैक्सिको हैज बीन इन्वाइटेड फॉर अ रिकॉर्ड 11 टाइम्स एंड द यूनाइटेड स्टेट्स 5 टाइम्स, यानी 11 बार मैक्सिको को और 5 बार यूएस को कोपा अमेरिका के लिए इनवाइट किया गया है। अब हम आपके लिए सेल्फ रिसर्च का टॉपिक देख लेते हैं। सत्येंद्रनाथ बोस कौन थे? क्रिटिकल मिनरल्स कौन कौन से हैं, क्या है? इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन क्या है? What are the challenges associated along the line of actual control? जो LAC है जिसका मतलब चाइनीज बॉर्डर जहां हम शेयर करते हैं वहां पर चैलेंजेस क्या है, इसे नेपाल की वजह से ये लिया गया है। रिसेंटली आपने केपी शर्मा ओली का फुल फॉर्म यहां पर देख सकते हो। खड़ग प्रसाद शर्मा ओली हैज सीन स्वॉन इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो कई बार केपी ओली का फुल फॉर्म भी पूछ देगा तो आप बता सकते हो खड़ग प्रसाद शर्मा, और जवाब आपको पता ही होगा कि इसका नेपाल है। आगे बढ़ते हैं। What is the name of the नेपाल पार्लियामेंट? नेपाल पार्लियामेंट का नाम क्या है? संघीय संसद, प्रतिनिधि संसद, राष्ट्रीय संसद और निरंकुश संसद। ऑब्वियसली संघीय संसद यहाँ पर बोलते हैं, जो 2 हाउसेस होते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस। What is the capital ऑफ नेपाल? ये तो बच्चों का खेल है, काठमांडू। आगे देखते हैं। Where will the first World Audio Visual and Entertainment Summit be held? काफी डिटेल में हमने चर्चा किया हुआ है। इंडिया में गोवा में होगा ये 20 से 24 नवंबर के बीच में। When was the first International Film Festival of India held in इंडिया? काफी जोर देकर के मैंने बताया था 1952, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1952 में हुई थी। हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग? तो इसका सही जवाब है अश्विनी वैष्णव। और अगर स्टेट मिनिस्टर पूछता है इसी के लिए तो आप बताओगे एल मुरुगन। आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन वन द पीपल्स चॉइस प्राइज एट द मॉस्को इंटरनेशनल साइंस स्कल्पचर चैंपियनशिप कंडक्टेड इन रशिया? ऑब्वियसली इसका आंसर है सुदर्शन पटनायक। आगे बढ़ते हैं। विच इज द ओल्डेस्ट इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट? अभी डिस्कस किया हमने कोपा अमेरिका, 108 साल पुराना इतिहास है इसका। विच कंट्री हैज वन द 48th एडिशन ऑफ कोपा अमेरिका टूर्नामेंट? अभी अभी हुआ है, अर्जेंटीना ने 16वीं बार जीता है इसको। हराया किसको? ये भी है। वेयर वॉज द फाइनल ऑफ द 48th एडिशन ऑफ अमेरिका कोपा अमेरिका हेड? ऑब्वियसली इसका आंसर है यूएसए, मियामी में हुआ था ये, इसमें जिसने हम बात कर रहे हैं कोपा अमेरिका की। और देख लेते हैं। चलिए, इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। किसी भी डाउट के केस में या फीडबैक के लिए प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।